बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर अपना डिस्कस किया था एसोसिएशन से रिलेटेड, वो आपके पास था कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी जो हमारे पास था उसके रिलेटेड थ्योरेटिकली जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कल हम डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉन्टिजेंसी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी से रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरे पास बुक है पार्ट 2 की, उसमें एग्जांपल्स है जी 15.6। वो कहते हैं 492 कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक पोस्ट गिव पार्टिकुलर्स ऑफ देयर यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड देयर हॉबीज। The degree were in either mathematics, chemistry, or physics, and the hobbies could be classified roughly as music, reading, drama. The data are presenting constantly in the following contingency table. आपको contingency table given दिया गया है। वो कहते हैं जी हमने डिस्कस करनी है एसोसिएशन टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पे। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपने डिस्कस करना है एसोसिएशन बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन डिग्रीज एंड हॉबीज पे। null hypothesis independent is rejected, calculate the Persian coefficient of mean square contingency and what could be its maximum value for its contingency table। अब उन्होंने each and everything आपको क्वेश्चन में बता दिए। उन्होंने कहा जी आपको दो एट्रीब्यूट्स गिवन है, एक डिग्री एंड हॉबीज के बारे में आपने डिस्कस करना है और कॉफिशिएंट पर्शियन कॉफिशिएंट ऑफ मीन आपने यूज करना है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं ना, आपने वही फॉलो करने हैं। मेन जो आपका काम आता है वो कैलकुलेशन में आपके पास आएगा। हाइपोथेसिस क्या हैं कि हमारे पास वो कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट है। आप क्वेश्चन में देखें वो आपको क्या दे रहे हैं हाइपोथेसिस कि द इफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिजेक्टेड, यहाँ हमारे पास आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या होता है, अब उन्होंने खुद कहा है कि द डिग्री एंड हॉबीज आर इंडिपेंडेंट है एंड अल्टरनेटिव द डिग्रीज एंड हॉबीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस हैं वो खुद ही बुक में दे दिए गए। वो कहते हैं नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इज रिजेक्टेड, कैलकुलेट द कैरल पर्शियन कोफिशिएंट हमने बताना है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमने चेक करना है, तो हाइपोथेसिस हमने बना लिया। लेकिन आपके पास आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रीवियस हमने जितने भी हाइपोथेसिस के चैप्टर पढ़े हैं, मैंने आपको कहा कि अगर बुक में नहीं दिया गया तो आप क्वेश्चन में मेजॉरिटी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, अगर नहीं गिवन तो आप 0.05 ले सकते हो। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपने फार्मूला लगा दिया जो कि मेन कॉन्टिजेंसी टेबल का फार्मूला है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गई, रोज भी आपके पास हैं, कॉलम्स भी हैं। आप देखें आपके पास कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं, और रोज हमारे पास कितनी है 1 2 3 एंड 4 4 रोज हैं। तो ये हमने लिख दी 4 - 1 रो की जगह, इन कॉलम 3 - 1 तो इज इक्वल टू 6 आ गया। क्रिटिकल रीजन आपके पास ये बेसिकली टेबल वैल्यू होती है, और टेबल वैल्यू देखने का जो मेथड है ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे बता चुकी हूँ, आपने वहां पे जाके देख लेनी है। डिसीजन रूल आपका डिपेंड करता है जब आप कैलकुलेशन करोगे और चेक करोगे कि जो आपकी वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी या रिजेक्शन में। अब आप देखो ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये आपको क्वेश्चंस गिवन है ना, आपने इसका टोटल ले लिया, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल लेते गए, रो वाइज टोटल लेते गए, कॉलम वाइज। अगर 28 24 83 70 को ऐड किया तो 124 आया। इसी तरह 11 62 एंड 28 को प्लस किया तो 101 आया। अगर रो कॉलम वाइज देखें तो 24 11 32 एंड 10 को आपने प्लस किया तो 77 आया। तो ये आपके पास मेथड है। अब हमने ये तो हमारे पास होगी ऑब्जर्व वैल्यूज, अब आपने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो 24 83 17 11 62 28 ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप फाइंड करते हो कि दोनों वैल्यूज से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो ए हमारे पास वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है 124 एंड मल्टीप्लाई बाय 77 डिवाइडेड बाय 492, ये ग्रैंड टोटल है। आपने क्या करना है, आपने 74 को 124 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय टोटल कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है कि
292 को मल्टीप्लाई करना है 124 से और डिवाइडेड बाय दिस वन कर देना है। इसी तरह इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कर देना है। ये प्रोसेस हमने ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए करना है। अब आप देखो हमने क्या किया, 77 को 101 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल। ये 292 को मल्टीप्लाई किया 101 से, डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमने करना है। और इस तरह आपके पास जो वैल्यूज हैं, जिस तरह 19.4 है, 73.6 है, 31 है, 15.8 है, 59.9 है, 5.3 है। फिर आपने इनका लेना है टोटल रो वाइज एंड कॉलम वाइज। अब आपके पास क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज वो हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 24, 83, 70। एक्सपेक्टेड वैल्यू वो हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट करके फार्मूला लगा के फाइंड किए। अब फार्मूला जो आपको गिवन है वो है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू करना है। और जब आप ये तमाम क्वेश्चंस ये करोगे ना वैल्यूज के लिए, तो जो आपका आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, 54.06 आ जाएगा। अब आप देखो स्टूडेंट, आपके पास ये आ गया 54, टेबल वैल्यू थी हमारे पास 12। अब 12 जो है वो फॉल नहीं कर रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो उससे ग्रेटर आई है, तो वो फॉल नहीं कर रही, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे H0 को और एक्सेप्ट कर लेंगे H1 को। अब उन्होंने कहा जी, हमने जो क्वेश्चन में बताया कि पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी फाइंड करना है। तो कॉन्टिजेंसी का टेबल ये था, आपके पास एक्स बार की भी वैल्यू आ गई है, एन की भी है, तो आप सिंपल उनकी वैल्यूज लिखो, इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि जो आपको फार्मूला गिवन दिया गया क्या वो आपको अच्छे तरीके से आता है। वो आपको अगर आता है तो आपने लिखना है, वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके होगे, अब वही वैल्यू उठाओ और अपने फार्मूले में पुट करो और आंसर ले लो। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी फॉर द कॉन्टिजेंसी टेबल, मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला है वो Q माइनस 1 डिवाइडेड बाई Q। तो Q हमारे पास क्या है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.8165। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे तरीके से जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको समझाने का मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकती हूँ। आपका काम है कि उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।